रंजन एकेडमी से आप लोगों का स्वागत है। इसी तरह से आप मुझे प्यार बनाते रहिए, प्यार देते रहिए, क्योंकि देखिए आपके मोटिवेशन से मुझे प्रेरणा मुझे इसलिए मिलती है क्योंकि आप जितना लाइक करते हैं मेरे चैनल को, जितने लोगों में बढ़ाते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मैं एक नया-नया कंटेंट लाता हूँ और उसी कंटेंट्स के अकॉर्डिंग मैंने जितने भी ग्रामर का क्लास लिया है, सब में आप देखे होंगे नया-नया कंटेंट में लाकर आप लोगों को मैं बताया हूँ चीज़ के लिए। तो आप जितने से जितने चैनल को मेरे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अब आज की क्लास जो होगा निबंध, माने इसको कहते हैं ऐसे राइटिंग, निबंध लेखन माने निबंध। इससे पहले मैंने नेक्स्ट क्लास में लिया था अनुच्छेद लेखन। आज हम लेंगे निबंध लेखन। तो निबंध होता क्या है, निबंध कैसे लिखेंगे हम लोग, और अनुच्छेद और निबंध में क्या फर्क होता है, तो हम लोग देखेंगे बारीकी से एक एक पॉइंट। देखिए आप लोग जितना से जितना चैनल को मेरे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और जितने मेरे चैनल में व्यू बढ़ेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो मैं एक नया नया कंटेंट लाऊंगा और अथाह समुद्र ग्रामर। तो अभी मैंने इसके बाद मैं एक्सरसाइज लाऊंगा, अभ्यास करवाऊंगा, प्रश्न 150 में हम क्लासेस होगी उस चीज के लिए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे निबंध की बातें तो होती रहेगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है आज क्लास में निबंध। निबंध किसे कहते हैं और निबंध मैंने उसका डिफिनेशन देखेंगे। निबंध का मतलब दो शब्दों से बना है, नी और जो बंध। नि का मतलब क्या होता है, बंध का मतलब क्या होता है, तो बारीकी से हम लोग देखेंगे। चलिए एक नजर आप लोग देखिए बोर्ड पे। पहला होता है निबंध लेखन। निबंध लेखन, निबंध को हम लोग और लेखन को मैंने बताया कि इसको कहते हैं हम लोग एसे राइटिंग। इसको कहेंगे हम लोग एसे और राइटिंग। ठीक है, राइटिंग, एसे राइटिंग। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एसे राइटिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और निबंध लेखन का ऐसे राइटिंग, ऐसे कैसे लिखते हैं, निबंध कैसे लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो निबंध के पहला मैंने दिया है परिभाषा। परिभाषा क्या होता है, पहला पॉइंट में मैंने क्या लिखा, पॉइंट पे पॉइंट मैंने बनाया है कि इस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा कि निबंध और अनुच्छेद में क्या फर्क होता है। अपने मानसिक भावों या विचारों को संक्षिप्त रूप से तथा नियंत्रित ढंग से लिखना निबंध कहलाता है। नियंत्रित ढंग से लिखना, संक्षिप्त में इसका होता है सोच समझकर छोटे से भागों में संक्षिप्त करके लिखना, और नियंत्रित अच्छे तरह से लिखना, उसी को हम लोग निबंध कहते हैं। ठीक है, देखिए निबंध को ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहे निबंध अगर आपको लिखना होगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नी ब और न भ, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आपको ऐसे मिलेगा, कहीं कहीं आपको अनुस्वार पर, इसका अनुस्वार का मतलब ही हो जाता है आधा न हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला आधा न हो जाता है। ठीक है, तो आधा न ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे दूसरे शब्दों में तो बड़ा शब्द हो गया, दूसरा शब्द में किसी विषय पर अपने भावों को पूर्ण रूप से क्रमानुसार लिपिबद्ध करना ही निबंध कहलाता है। एक क्रमाभाग माने भाव को, अपने भावों को पूर्ण रूप से क्रमानुसार लिपिबद्ध। लिपि दो होती, एक होता है रोमन में, इंग्लिश में रोमन होता है और हिंदी में देवनागरिक होता है। तो हम लोग देवनागरिक भाषा में अगर लिखेंगे तो एक क्रमबद्ध होना चाहिए। अगर रोमन में लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं हम ऐसे, इंग्लिश में ऐसे कहिएगा, ध्यान रखिएगा, और हिंदी में हम लोग कहते हैं निबंध। तो ऐसे जब हम लिखते हैं तो एकदम रोमन भाषा में अच्छी तरह से, सुचारू रूप से, अच्छी तरह से उसमें भाव को प्रकट करना और नियंत्रित करके क्रमबद्ध लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी निबंध में भी अगर हिंदी में लिखेंगे तो देवनागरिक भाषा में हो जाएगा, तो उसको अच्छे तरह से एक क्रमबद्ध ढंग से लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा पॉइंट, निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर, क्या मैंने बताया कि दो शब्दों से मिलकर बना है। निबंध जो है दो शब्दों से, नी एक होता है, नी दूसरा होता है बंध। नी का मतलब, इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना। एकदम रचना जो हम आप लिखते हैं, अब एकदम अच्छे तरह से उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, अच्छे तरह से उसको लिखते हैं, रचना करते हैं, तो ध्यान से अच्छे तरह से बंधी होनी चाहिए। इन्हें कुछ और भाषा को मिक्स न करते चलिए, अच्छे तरह से भाषा को सुचारू रूप से लिखते चलिए ध्यान से। ठीक है, ये होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो, क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो, मैंने बार बार क्रम से होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर लिख रहे हैं अनुशासन पर निबंध तो उसमें कुछ और बातें नहीं मिल रही, एकदम अनुशासन के बारे में लिखते चलिए। ठीक है ना, तो ध्यान से एक क्रमबद्ध और विचार पूर्वक होनी चाहिए कि लगे हाँ। और अगर अट्रैक्टिव होता है, हम बताएंगे कि कैसे 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 पॉइंट लिखते हैं जिससे टीचर का जो टीचर होते हैं काफी अट्रैक्ट हो जाते हैं आपके निबंध और अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है ना, कैसे पॉइंट लिखेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्थ पॉइंट, इसके आधार पर हम सरल शब्दों में कह सकते हैं निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। माने गद्य पद दो होते हैं, याद रखिएगा, हिंदी में दो होते हैं, दो पढ़ना होता है, एक गद्य होता है, एक पद होता है। तो गद्य में जब हम पूरे भाषा में देखते होंगे आपके जैसे गद्यांश मिलते हैं लिखने के लिए, तो उसमें से आपको आंसर ढूंढना होता है।
तो ये गद्य जो भाषा होता है, गद्य की तरफ पूरे विस्तृत अच्छी तरह से लिखिएगा कि सुचारू क्रमबद्ध होनी चाहिए कि उसका अर्थ निकले। जैसे पॉइंट बाय पॉइंट, जैसे मैंने एक प्रदूषण के बारे में निबंध लिखा, तो प्रदूषण के बारे में, प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, प्रदूषण के क्या उपाय होते हैं, प्रदूषण का कितने प्रकार के होते हैं, और लास्ट में लिखेंगे हम निष्कर्ष, माने उसको उपसंहार कहते हैं, तो निष्कर्ष क्या निकलता है। तो पॉइंट बाय पॉइंट अगर लिखते हैं तो उससे काफी अट्रैक्टिव होता है और काफी प्रभावशाली होता है, निबंध देखने लायक होता है, और उसी पर मार्क्स मिलेंगे आपके पॉइंट पर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पॉइंट। अब ये तो हो गया आपके पूरे निबंध के बारे में, ठीक है, कि कैसे लिखेंगे हम निबंध के बारे में मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद निबंध के अंग जो होते हैं कैसे पहले लिखेंगे हम लोग। निबंध के अंग में देखिए पहला आता है एक शीर्षक, तो शीर्षक को अंग नहीं माना जाता है। एक हम लिखेंगे जैसे शीर्षक अगर आ गया शीर्षक, तो शीर्षक को हम उसका हम नहीं मानेंगे, क्या अंग नहीं मानेंगे। शीर्षक के बाद आता है प्रारूप आता है, तो शीर्षक में आपका कोई भी जैसे टॉपिक हो गया, शीर्षक में जैसे मैंने लिखा प्रदूषण के बारे में, आतंकवाद के बारे में लिखा मैंने, उसके बाद अनुशासन, समय का महत्व, समय का सदुपयोग, तो ये सब क्या होगा, शीर्षक हो गया। ठीक है ना, तो उसका मैंने टॉपिक दिया शीर्षक। ठीक है, अब शीर्षक के बाद उसका रूपरेखा कैसे होना चाहिए, रूपरेखा कैसे सुचारू रूप से हम लिखेंगे। तब देखिए पहला था निबंध के अंग, तो 3 अंग होते हैं निबंध के, 3 अंग माने जाते हैं। एक होता है भूमिका, कैसे मैंने प्रस्तावना, कैसे भूमिका हम देंगे उसको, कैसे हम लिखेंगे, अच्छा क्या भूमिका होना चाहिए, क्या बिगिनिंग स्टार्टिंग कैसे, आरंभ कैसे करें हम लोग, भूमिका होना चाहिए। दूसरा होता है पॉइंट विषय विस्तार, कैसे उसको विषय, जैसे हम लिखे अनुशासन के बारे में, तो उसका कैसे विस्तार करेंगे वो भी ध्यान देना होगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट होता है उपसंहार, निष्कर्ष क्या निकलता है, जब हम निबंध लिखेंगे तो उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा वो भी पॉइंट हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम सबका इस सबका हम विस्तार बताते हैं नेक्स्ट, इसके बाद बताएंगे ये सबका डिफाइन मैंने किया कि भूमिका को कैसे लिखेंगे हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट होता है विषय विस्तार कैसे लिखेंगे और उपसंहार क्या लिखेंगे। ठीक है, तो एक नजर आप लोग देख लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट्स में डाल दीजिए कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आता है, तो मैं फिर से आपको रिपीट करके समझा दूंगा, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, जब क्वेश्चन में लेके आऊंगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो एक बार आप लोग मेरे कमेंट्स में डालिए। ठीक है, क्योंकि आपके अगर कमेंट्स आप नहीं मिलेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कि आपको डाउट है। ठीक है ना, तो आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, जितना जितना मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कराइए और लाइक करवाइए। ठीक है, उससे क्या होगा कि वो लोगों में ये पता चलेगा कि हाँ कि सर कंटेंट पढ़ा रहे हैं, सर ऐसे कंटेंट को पढ़ा रहे हैं किस तरह से। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए, आप लोग वीडियो को देखिए, फिर नेक्स्ट बताता हूँ, पहले आप लोग एक बार देख लीजिए इस नजर को। चलिए, तो देखेंगे जो हम बताया आपको कि जो अंग होते हैं 3 अंग होते हैं, पहले होते हैं भूमिका, उसको प्रस्तावना कहते हैं, और दूसरा होता है विषय विस्तार, और तीसरा होता है उपसंहार, इसको निष्कर्ष कहते हैं। तीनों का डिफाइन हमने किया है कि क्या क्या होता है, उसके बारे में एक बार देखेंगे हम लोग। देखिए एक नजर बोर्ड पे आप लोग, भूमिका, भूमिका में इसमें प्रस्तावना, इसमें निबंध का परिचय दिया जाता है, इसमें लेखक क्या कहना चाहता है, लेखक जो लिखता है लेखक क्या कहना चाहता है, जैसे आप लिखिएगा तो अपने आप को लेखक समझ लीजिए, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं, इसमें किस ढंग से उस विचार को स्पष्ट करेगा आदि बातें स्पष्ट की जाती है, उसमें जितने किस विचार से स्पष्ट कीजिएगा बातें, उसमें कैसे स्पष्ट कीजिएगा, सही से लिखिएगा, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको निबंध को। तो किस बात को स्पष्ट माने उस मतलब अपने विचार को कैसे स्पष्ट कीजिएगा, करेगा आदि बातें स्पष्ट की जाती है, माने उसको कैसे स्पष्ट करके शब्दों को सही समझ में लिखिएगा कि जो टीचर को समझ में आए कि हाँ आपने निबंध लिखा है, उनको समझ में आना चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा होता है पॉइंट, पहला होता है भूमिका, दूसरा होता है विषय विस्तार। यह भाग निबंध का शरीर है, जैसे शरीर है आपका, शरीर में ही आपके हाथ पैर सब आ जाते हैं, शरीर के पूरे पार्ट्स में आ जाते हैं, बॉडी पार्ट्स में, तो उस तरह से ये पार्ट में विषय विस्तार अच्छे तरह से लिखिएगा। जब तक विषय विस्तार अच्छे से नहीं होगा तो वो काफी अट्रैक्टिव नहीं होगा, काफी अट्रैक्टिव नहीं होगा। यह सबसे विस्तृत अंश है, इसमें लेखक को अपना सारा ज्ञान चुस्त एवं मनोरंजन शैली में व्यक्त करना चाहिए, चुस्त अच्छी तरह से, चुस्त और मनोरंजन शैली में इंटरटेनमेंट होनी चाहिए, बातें उसमें अच्छी तरह से होनी चाहिए और चुस्त बातें होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट में आता है उपसंहार, माने इसको कहते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है, जब आप पूरे निबंध को लिखते हैं तो निष्कर्ष क्या निकलेगा। यह निबंध का अंतिम भाग होता है, इसमें पूरे निबंध का संक्षिप्त निर्णयात्मक रूप प्रस्तुत करना चाहिए। निर्णयात्मक प्रस्तुत कैसे, आप पूरे निचोड़ से क्या निकला निष्कर्ष, जैसे अनुशासन के बारे में लिखा आपने, तो अनुशासन का क्या निचोड़ निकला कि क्यों अनुशासन में लोगों को रहना चाहिए, डिसिप्लिन, क्योंकि बच्चे सबको डिसिप्लिन में रहिएगा तब अच्छे से ज्ञान अर्जन कीजिएगा, तो डिसिप्लिन सबसे बड़ा माइनस होता है।
और सबसे उसके भाव को समझने के लिए डिसिप्लिन बहुत नेसेसरी होता है, अनुशासन में रहना है। अगर अनुशासन आपके अंदर आ गया तो आप बहुत आगे निकल जाइएगा, ठीक है ना। तो ये सब लास्ट में इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, उसका ये उसको उपसंहार भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब आते हैं, ये तो पॉइंट हो गया, आपका अंग हो गया, ये सब आपका अंग हो गया, किसका, निबंध का ये अंग हो गया। ध्यान रखिएगा, निबंध का ये अंग हो गया, 3 अंग हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि निबंध कितने अंग हो गए, 3 हो गए। अब आते हैं निबंध के प्रकार। निबंध के जो प्रकार होते हैं, निबंध के 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, निबंध के 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्णनात्मक, उसके बाद होता है विचारात्मक और भावनात्मक या कल्पनात्मक। कैसे कल्पना करते हैं हम लोग किसी चीज में, कोई इंसान कल्पना करता है, तो जैसे रुपया के बारे में हम आत्मकथा लिखेंगे, तो वह कल्पना कैसे करेंगे, जब मैं यहाँ था, कोई चीज का कल्पना करना। विचार आपका क्या होना चाहिए, वर्णनात्मक, कैसे वर्णनात्मक, उसको कैसे वर्णन हम करेंगे, किस तरह से, तो ये सब होता है निबंध का प्रकार। इसके बारे में हम आगे फिर डिफाइन करते हैं, एक नजर देख लीजिए, जाके डिफाइन करेंगे हम ये प्रकार, जो निबंध के प्रकार होते हैं उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ बातें जो ध्यान में रखने वाली बातें होती है, उसको भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से बातें होती है, किसमें जैसे इसमें मुहावरे लोकोक्तियां का यूज करना चाहिए निबंध में, तो वो सब पॉइंट हम बताएंगे। देख लीजिए एक नजर आप लोगों को। चलिए तो देखेंगे जो मैंने बताया उसके प्रकार, कैसे उसको डिफाइन मैंने किया प्रकार के बारे में। निबंध कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्णनात्मक, दूसरा होता है आपका विचारात्मक और तीसरा होता है भावनात्मक, ठीक है। तो देखेंगे एक नजर अपने बोर्ड पर देखिए कि वर्णनात्मक क्या होता है। इसमें विषय वस्तु का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार के निबंधों में प्राकृतिक दृश्य, निजी अनुभव, त्योहार, ऐतिहासिक स्थल आदि का वर्णन किया जाता है। इसमें वर्णनात्मक में जब भी वर्णन कीजिएगा तो जो भी आप जिसके बारे में लिख रहे हैं निबंध में, तो वो सब को बातें, जैसे कि प्रकृति के बारे में लिख रहे हैं, स्थल, अनुभव, जहां जहां किए हैं उसके बारे में इसको डिफाइन कीजिएगा आप। इसमें वर्णनात्मक में वर्णन करना, अच्छी तरह से उसका डिफाइन करना, वर्णन करना, क्या चीज में, वस्तु विषय के बारे में वर्णन किया जाता है। इस प्रकार के निबंध प्रकृति दृश्य, क्या क्या चीज देखे, कहाँ देखे, प्रकृति दृश्य, त्योहार के बारे में, ऐतिहासिक स्थल, ये सब जो चीज पर लिखना होगा वो सब के बारे में इसको अच्छे से डिफाइन कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका विचारात्मक, क्या आप अपने विचार को कैसे व्यक्त कीजिएगा आपको, ठीक है ना। इसमें चिंतन मनन पर आधारित गंभीर विचार, चिंतन मनन कीजिएगा, सोच समझ के लिखिएगा। चिंतन मनन करना, चिंतन मनन का मतलब होता है सोच समझ के अच्छी तरह से मनन करके कि हम क्या लिखना है, मुझे क्या स्टेप हम अच्छे लिखेंगे जो अच्छे मार्क्स मुझे मिलेंगे, ठीक है। गंभीर विचार होते हैं। इन निबंधों में बुद्धि जो होते हैं, बुद्धि तत्व प्रधान होता है। बुद्धि, आपका बुद्धि किस तरह से कैसे डिफाइन कर रहे हैं और आपका बुद्धि क्या काम कर रहा है, कौन से कंटेंट को लिख रहा है, कौन से अच्छे तरह से लिख रहा है, कि मैंने कैसे कंटेंट को लिखेंगे कि जिसमें अच्छे आपका इंप्रेशन बनेगा, ठीक है ना। तो प्रधान होता है। और इसके अंतर्गत सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समस्याएं एवं दार्शनिक आदि विषय आते हैं। माने इसमें जो जो लिखेंगे, जैसे समाज के बारे में, धार्मिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समस्या, माने जो आप जिस पर लिखिएगा वो सब इसको इसमें इंक्लूड कीजिएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा होता है भावनात्मक या कल्पनात्मक। कैसे भावनात्मक और कल्पना कैसे करते हैं किसी चीज के बारे में, क्या भावनात्मक निकलता है। इसमें भाव की प्रधानता होती है, क्या भाव, जैसे भाव संज्ञा में क्या भाव निकलता है उसमें। तो अतः इन निबंधों की शैली भावना जो है भावुकता पूर्ण होती है, अच्छी तरह से भावुकपूर्ण होने चाहिए, ठीक है ना। इनमें गरीबी, बुढ़ापा, नशा, बुढ़ापा, पा आ गया, भाव आ गया, ये किसी का भाव आ गया, यहाँ पर भाव आ गया, ठीक है। गरीबी, तो बी आ गया, यहाँ पर किसी का भाव आ गया, उसका भी भाव, क्या गरीबी क्या क्या भाव दे रहा है उसमें। नशा, ठीक है, आदि विषयों लिए जा सकते हैं। किसी भी माने भाषा कुछ भी हम लिख सकते हैं उसके बारे में, जैसे गरीबी के बारे में, बुढ़ापा के बारे में, नशा के बारे में लिख सकते हैं। इसके अलावा कल्पनात्मक निबंधों में कल्पना की, अब कल्पनात्मक दोनों दिया हुआ है, भावनात्मक और कल्पनात्मक, तो दोनों में से दोनों के बारे में जब लिखेंगे हम, तो कल्पनात्मक की सहायता ली जा सकती है। जैसे यदि मैं होता, मैं कल्पना कर रहा हूं, यदि मैं होता, या रुपये की आत्मकथा के बारे में लिखेंगे, ये सब कल्पना किया जा रहा है, ठीक है ना। तो कल्पना आदि विषय इसमें लिए जा सकते हैं। तो ये सब जितने भी होते हैं, ये सब इसके विषय में बारे में हम लिख सकते हैं। यह होगा कल्पनात्मक या भावनात्मक। पहला पॉइंट वर्णनात्मक, वर्णन कैसे किस तरह से करेंगे, प्राकृतिक दृश्य को इसमें कैसे इंक्लूड करेंगे, आपके चिंतन मनन होनी चाहिए किसमें, आपके विचारात्मक विचार क्या प्रकट कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, आपका क्या विचार है, क्या सोच रहे हैं, आपकी थिंकिंग क्या है उसके बारे में, और भावना क्या आपके भाव से निकल रहे हैं, किसी के बारे में, बुढ़ापा के बारे में, गरीबी के बारे में, वो सब क्या भावना निकल रही है आपके अंदर से, तो उसके बारे में आप क्या समझ रहे हैं। जैसे आजकल देखते हैं आप समाज को देखते हैं, समाज किस तरह से है, तो ये सब जितने भी आ रहे हैं, बुढ़ापा से लेकर
और गरीबी से लेकर सबको इसमें इंक्लूड कीजिएगा। नेक्स्ट में आता है आप भावनात्मक, इसी में आता है भावनात्मक का पॉइंट है आपके क्या यदि मैं होता तो क्या होता, ठीक है ना। तो ये भावनात्मक आपके अंदर से, जैसे रुपया की आत्मकथा के बारे में लिखेंगे तो ये सब भावनात्मक, तो ये कल्पनात्मक हो गया कि कल्पना करके हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है ना। एक नजर देख लीजिए। इसके बाद आते हैं हम लोग कुछ निम्नलिखित पॉइंट जो है ध्यान देने वाली बात है कि क्या क्या हम पॉइंट को रखेंगे, तो उसके इसके बाद एक और है उसको भी बताऊंगा, और मैं कुछ निबंध दूंगा आपको लिखने के लिए, उसको आप लिखिएगा, मेरे कमेंट्स में डाल दीजिएगा, ठीक है कि सर मैंने इस पर लिखा है। आपके कमेंट्स आएगा तब ना मुझे पता चलेगा कि आप मेरे वीडियो को देखते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार एक नजर से, फिर मैं नेक्स्ट आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए तो देखेंगे हम लोग कि कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं कि निबंध को कैसे कैसे, उसमें क्या क्या पॉइंट को ध्यान में रखकर हम लिखेंगे निबंध को। तो देखिए एक नजर बोर्ड पर आप, निबंध लेखन के समय निम्नलिखित बातें ध्यान में अवश्य रखनी चाहिए। ये सब बातें अवश्य ध्यान में रखिएगा तब निबंध को लिखिएगा। पहला पॉइंट, शब्द सीमा का ध्यान। शब्द सीमा वेरी इंपॉर्टेंट, शब्द सीमा का ध्यान रखिएगा कि कितना जितना लिखा रहेगा आपके निबंध में कि 250, 150, 200 शब्दों में लिखना तो उतना ही लिखिएगा, उससे ज्यादा नहीं लिखिएगा, ठीक है। भाषा की शुद्धता अच्छी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, नहीं कि किचकिचाई नहीं लिखना चाहिए। किचकिचाई शब्द लिखिएगा तो पूरा हो जाएगा। शब्दों की सीमा अच्छी तरह से होनी चाहिए, नहीं तो और थोड़ा अच्छा से दिखने में कि वह अगर उसको अच्छे से भी करें हम तो दिख सके अच्छे से शब्दों में, ठीक है ना। नेक्स्ट है विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए, जैसे विराम चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ से विराम, इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, हिंदी में विराम चिन्ह, सब पर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद मौलिकता होनी चाहिए, भाषा की मौलिक होनी चाहिए, भाषा एकदम अच्छी होनी चाहिए, मौलिक होनी चाहिए, काफी अट्रैक्टिव भाषा होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए। विषय के अनावश्यक विस्तार से बचे, अनावश्यक विस्तार कुछ मत लिखिएगा, विषय के अनावश्यक विस्तार कुछ मत, माने पॉइंट बाई होनी चाहिए, अच्छी तरह से होनी चाहिए। जिस बारे में लिखे, प्रदूषण के बारे में मैंने लिखा है, प्रदूषण के बारे में अच्छे से डिफाइन कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 3 हो गया, 4 हो गया, पॉइंट 2 हो गया, और 5.6 पॉइंट में किसी सुक्ति, उदाहरण, सुभाषित या काव्य पंक्ति का प्रयोग करें। जैसे इसमें किसी भी सुक्ति का उदाहरण दीजिएगा, जैसे बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ का जो पंछी को छाया नहीं लग भर लागे अति दूर, तो उस तरह से आप उसमें सुक्ति को डालिएगा। जैसे करत करत अभ्यास के जरिमत हो सुजान रश्री, आप जात के सिर पर पड़ता निशान, तो ये सब सुक्ति हो गया। सो दोहा हो गया, दोहे को मैंने सुक्ति, दोहे को अच्छी तरह से उसमें इंक्लूड कीजिएगा। जैसे किसी के बारे में लिखिएगा, किसी कोई भी आपको टॉपिक रहेगा तो वो जितना, जैसे समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, तो ये इसमें पॉइंट में दीजिएगा, वो काव्य लिखिएगा, दोहे को लिखिएगा, सुक्ति को लिखिएगा तो काफी अट्रैक्टिव होगा, ठीक है ना। उसी को सुक्ति और किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विचारों की क्रमबद्धता होनी चाहिए, विचार एकदम क्रमबद्ध, क्रम से होनी चाहिए, क्रम से होनी चाहिए इस तरह से, ठीक है ना, फ्लो में अच्छी तरह से क्रम में होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मुहावरे एवं लोकोक्तियां का प्रयोग कीजिए, मुहावरे एवं लोकोक्तियां का प्रयोग कीजिए। जैसे लोकोक्तियां क्या होता है, क्षेत्रीय भाषा के द्वारा बना जाता है लोकोक्तियां, तो मुहावरे जैसे 9 तो 11 हो जाना, भाग जाना, ये सब मुहावरे में आता है, तो वो शब्दों का यूज कीजिएगा तो वो काफी अट्रैक्टिव होगा, काफी अच्छा प्रभावशाली होगा निबंध, ठीक है। तो मुहावरे का यूज करने के बाद, मुहावरे के साथ साथ लोकोक्तियां क्षेत्रीय भाषा के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने कुछ प्रारूप निकाला है, जैसे मैंने प्रदूषण के बारे में अगर लिखना होगा निबंध, मैंने अपने तरफ से दिया प्रदूषण, आपके पास जो भी टॉपिक मिलेगा आपको अच्छे से लिखिएगा। तो पहला प्रारूप में लिखिएगा प्रस्तावना, प्रस्तावना उसके बारे में अच्छे डिफाइन कीजिएगा। ये प्रारूप ऐसे स्ट्रक्चर बनाइएगा, पहले कैसे निबंध लिखा जाता है, पहले दीजिएगा प्रारूप, प्रदूषण का अर्थ, जैसे प्रदूषण के बारे में तो प्रदूषण का अर्थ बताइएगा कि प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, क्यों होता है, और प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, प्रदूषण के उपाय और प्रदूषण के उपसंहार, लास्ट में निष्कर्ष, सबको अंडरलाइन करके लिखिएगा। तो ये इससे काफी अट्रैक्टिव निबंध होगा आपका और इसी पर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये निबंध का पूरा मैंने समझा दिया आपको अच्छे तरह से, कोई डाउट होगा तो मेरे कमेंट्स में डाल दीजिएगा। देखिए आपके मोटिवेशन से मुझे इसलिए प्रेरणा मिलती है क्योंकि आप मोटिवेट कीजिएगा, जितने मेरे 2-3 चैनल अभी चले गए हैं, वीडियो मेरे के में पहुंच गया आपकी मोटिवेशन से ही। तो आप जितना भी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, और उस तरह से मैं नए कंटेंट लाऊंगा। मैं धीरे धीरे सब जब मेरे पूरे अच्छी तरह से सबके में पहुंच जाएंगे और अच्छे व्यू आने लगेंगे तो मैं डिजिटल बोर्ड लाऊंगा और एक से एक कंटेंट मैं ऑनलाइन खुद ही आने पढ़ाने लूंगा आप लोगों को। तो आप लोग जितने प्यार दीजिएगा उतना मेरे अंदर से वो मोटिवेशन मिलने लगेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, एक नजर देख लीजिए और उसके बाद फिर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।